नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी दिनों से कुछ समय पहले का है और बात उनके बंगले की है। राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद राजेश खन्ना के लिए किसी राजमहल से कम नहीं था। लेकिन एक बार जब सलमान खान और उनके भाई ने राजेश खन्ना से उनके बंगले को खरीदने की योजना बनाई तो काका खफा हो गए। राजेश खन्ना ने भारत के पहले सुपरस्टार के तौर पर जीवन बड़े धूमधाम से जिया, शानो शौकत से और बड़े ही दिलदार तरीके से। राजेश खन्ना की मेज़बानी बहुत मशहूर थी। वो अपनी मेज़बानी के लिए जाने जाते थे, लोगों को खाने खिलाने पिलाने के बहुत शौकीन थे। 1969 से 1972 के बीच उनकी 15 लगातार सोलो हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी टूटा नहीं है। कितने सितारे आए और आकर चले गए। करियर के पीक पर उन्होंने ढेर सारी दौलत और प्रॉपर्टी जमा की। उन्होंने मुंबई के सबसे पॉपुलर कार्टर रोड पर सी फेसिंग बंगला खरीदा, जिसका नाम उन्होंने आशीर्वाद रखा। यह बंगला उन्होंने गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार से खरीदा था और यह बंगला बहुत जल्दी ही लैंडमार्क बन गया और उनकी बेमिसाल स्टारडम का प्रतीक भी। प्रोड्यूसर्स राजेश खन्ना के मशहूर दरबार के बाहर घंटों इंतजार करते थे। मुंबई घूमने आने वालों के लिए राजेश खन्ना का बंगला किसी बड़े पर्यटन स्थल से कम नहीं था। लोग राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के पास आते, तस्वीरें खिंचवाते और यह सिलसिला दशकों तक चला। खबरों के मुताबिक एक बार राजेश खन्ना ने 1970 की शुरुआत में जब आशीर्वाद को एक्टर राजेंद्र कुमार से खरीदा, तब इस बंगले की कीमत 3.5 लाख रुपए तय की गई थी। उनकी बायोग्राफी डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना में गौतम चिंतामणि लिखते हैं कि जब राजेश खन्ना आशीर्वाद में शिफ्ट हुए तो उनका राजा बनने का जो ख्वाब था वो एक तरीके से पूरा हुआ। बड़ी शान शौकत से रहते थे उस बंगले में। एक ऊंची सी एक कुर्सी थी और उस पर वो अपने मन पसंदीदा लुंगी कुर्ते में जो मखमल या चमकीले कपड़ों में जो होता है उस तरीके से वो पहनते थे और बड़े ही शाइनिंग करता था वो उनका कुर्ता पैजामा। और फिर वो आकर अपनी उस कुर्सी पर बैठते थे, बिल्कुल राजा टाइप से फीलिंग। किताब में लिखा गया है कि राजेश खन्ना प्रोड्यूसर्स को अपने बंगले के दरबार में इंतजार करवाते थे। वो घर में राजा की तरह बर्ताव करते थे, थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कुर्सी पर बैठते जबकि गेस्ट नीचे। राजेश खन्ना दर्जनों प्रोड्यूसर्स को मशहूर दरबार के बाहर घंटों खड़ा रखते। ऑडिशन तभी देते जब उनका मन करता। वो अपनी मशहूर सिल्क लुंगी कुर्ते में निकलते। जो वो पहनते थे लुंगी कुर्ता वो सिल्क का था और ऊंची कुर्सी पर बैठते ताकि प्रजा और राजा में फर्क एक तरीके से साफ हो सके। लेकिन उनकी रॉकेट जैसी लाइफ में राइस की तरह फॉल भी तेजी से हुआ। जितनी रफ्तार से वो ऊंचाई पर चढ़े थे उतनी ही रफ्तार से वो गिरे भी। 1973 में जंजीर रिलीज हुई जब अमिताभ बच्चन की, जिसने अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा का नया एंग्री यंगमैन बना दिया। शोले और दीवार जैसी फिल्मों से अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को बहुत पीछे छोड़ दिया। राजेश खन्ना ने करियर संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पुरानी फेस, पुराने फेम या पैसों वाले जिंदगी वापस नहीं ला सके। इसके बाद उनकी फाइनेंशियल टेंशन धीरे धीरे बढ़ती गई और अफवाह उड़ी कि एक्टर अपने आइकॉनिक बंगले आशीर्वाद को बेचने वाले हैं। 90s की बात है ये। और तब सलमान खान के भाई सोहेल खान ने काका के इस घर आशीर्वाद को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन इस सुझाव का राजेश खन्ना ने बहुत विरोध किया और बहुत नाराज हुए। और किताब में इस बात का जिक्र भी है उनकी नाराजगी का। और किताब में इस बात का जिक्र है कि राजेश खन्ना को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चूंकि नोटिस मिला था जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा के बकाया बताए गए थे, जिसने उनकी साख को और झटका दिया। इस किताब के मुताबिक सलमान खान के स्क्रीन राइटर रूमी जाफरी को फोन किया सलमान खान ने
और उन्हें बताया कि उनके छोटे भाई सोहेल को राजेश खन्ना के बंगले में दिलचस्पी है और वो इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। खान फैमिली ने राजेश खन्ना को प्रॉपर्टी लेने के लिए कई तगड़े ऑफर दिए, जिसमें उनके टैक्स ड्यूज को क्लियर करने का वादा था, यानी कि जो इनकम टैक्स का बकाया था वो चुका दिया जाएगा। जो कीमत राजेश खन्ना बंगले की बोलेंगे, बिना नेगोशिएशन के वो कीमत अदा की जाएगी। सलमान खान डील पक्की करवाने को बेताब थे और राजेश खन्ना की प्रोडक्शन में फ्री में एक फिल्म भी करने की पेशकश उन्होंने कर दी कि राजेश खन्ना अपने प्रोडक्शन हाउस से जो भी फिल्म बनाएंगे, एक फिल्म भी वो फ्री में करेंगे। लेकिन जब रूमी जाफरी ने राजेश खन्ना को ऑफर बताया बंगले पर पहुंच के, तो उनका रिएक्शन एक घायल शेर जैसा था। किताब में रूमी जाफरी ने घटना को याद करते हुए कहा है कि जब राजेश खन्ना ने आखिरकार बोला तो पूछा कि ऐसी बात कैसे सोच ली, और मुझे पीठ में छुरा घोंपने का इल्जाम लगा दिया। काका जी बोले कि मैं तुम्हें दामाद मानता हूं और तू मेरा घर बिकवाना चाहता है, मुझे सड़क पर लाना चाहता है। मुझे बहुत मुश्किल हुई समझाने में, रूमी जाफरी बताते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल हुई समझाने में कि मैं तो बस सोहेल का मैसेज पहुंचाने वाला एक डाकिया हूं, मैं सिर्फ मैसेज लेकर आया हूं सोहेल खान का, सलमान खान का। किताब में यह भी लिखा है कि राजेश खन्ना जब सालों बाद सोहेल खान से मिले तो उन्हें बंगला खरीदने की इच्छा के लिए डांटा भी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब चूंकि सलीम खान को ही घंटों इंतजार करवाते थे, राजेश खन्ना तो सलीम खान को भी कई बार डांट देते थे, तो फिर उनके बेटों को अब आप समझ सकते हैं डांटने में क्या। किताब में आगे लिखा गया है कि राजेश खन्ना अक्सर सोचते थे कि वो एक दिन मर जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद हमेशा जिंदा रहेगा और तब तक दुनिया राजेश खन्ना को कभी न भूले। लेकिन विडंबना यह रही कि एक्टर उसी बंगले में गुजरे और सालों बाद उनका प्यारा आशीर्वाद हाई राइज बिल्डिंग के लिए गिरा दिया गया। वो बंगला गिरा दिया गया जिसे राजेश खन्ना ने बड़े अरमानों से खरीदा था, बड़े अरमानों से मॉडिफाई करवाया था, बड़े राजशाही तरीके से जिस बंगले में वो रहते थे, वो बंगला जिसमें वो पहली गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहे, वो बंगला जिसमें डिम्पल कपाड़िया दुल्हन बनकर आईं, वो बंगला जिसने राजेश खन्ना को शोहरत कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ते देखा, वो बंगला जिसने राजेश खन्ना के करियर का ढलान देखा, वो बंगला जिसकी छत पर चढ़कर राजेश खन्ना ईश्वर से बातें करते थे, वो बंगला जिसने राजेश खन्ना को खुदा होने का एहसास करा दिया, वो बंगला जो गवाह है ऊपर आका और नीचे काका के उस मशहूर नारे का, उस बंगले को राजेश खन्ना के निधन के बाद बेच दिया गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।